नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। दोनों का स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय श्री राम। आज दो विषयों पर बात करेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है शर्जील इमाम और उमर खालिद को, और ये झटका केवल इन दोनों को नहीं लगा है, इनकी जो वकालत कर रहे थे उन वकीलों की टोली को, टीम को भी लगा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी को भी लगा है, और एक पूरा इकोसिस्टम जो इनकी जमानत की बाट जो हो रहा था और जश्न मनाने की मुद्रा में था, उनको भी झटका लगा है। इनकी तरफ से कौन कौन वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सिद्धार्थ दवे, सलमान खुर्शीद और सिद्धार्थ लूथरा। 10 दिसंबर को सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया। 5 को जमानत दे दी गई, लेकिन इन दोनों को यह कहते हुए जमानत नहीं दी गई कि इनका मामला अलग है। क्या अलग है? एफआईआर नंबर 59/2000 यानी 2020 में एफआईआर नंबर 59 दाखिल की गई थी। उसमें आईपीसी की धारा 147, 148 दंगे भड़काने का आरोप, इसके अलावा आईपीसी की धारा 302 हत्या का आरोप, आईपीसी की धारा 149 गैर कानूनी जमावड़ा, यूएपीए के तहत 1967 की धारा 13, 16, 17, 18 के तहत आतंकी गतिविधियों और साजिश, आर्म्स एक्ट की धारा 25 से लेकर के 27 तक। इसके अलावा आईपीसी की धारा 124 ए के तहत देशद्रोह और आईपीसी की धारा 153 ए के तहत समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप। ये दोनों यानी देशद्रोह और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में नफरत फैलाने के जो धाराएं थी, ये बाद में जोड़ी गई थी। मार्च 2021 में सेशन कोर्ट ने इन आरोपों पर संज्ञान लिया था, और इतने संगीन आरोप जिन पर हैं, जिन्हें दंगाई ही नहीं माना गया है, हत्या का आरोपी और आतंकी माना गया है, समाज में विद्वेष फैलाने वाला माना गया है, उनकी पैरवी कौन कर रहा था? हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ न्यूयॉर्क का मेयर जोहरान ममदानी। कोई रिश्तेदारी है क्या आपस में? जवाब है कि कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन एक रिश्ता है। और वो रिश्ता क्या है, इसके बारे में खुलासा करेंगे वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब। देखिए, रिश्ता है पंचमक्कारों का। ये पंचमक्कार है मुल्ला, मैकाले, मार्क्सवादी, मीडिया और मिशनरी यानी चर्च। ये 5 लोग हैं। ये पंचमक्कारों से सरकार को मुकाबला करना पड़ रहा है। पिछले 12 साल से ये सक्रिय हैं। और ये जो मामला जो भी आपने बताया, ये कोई सामान्य कोई आपराधिक मामला नहीं है। फरवरी 2020 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली की यात्रा पे थे, तब सुनियोजित तरीके से दंगा कराया गया, पुलिस को के ऊपर हमले किए गए और पुलिस को जो है कड़ी कार्रवाई करने पे मजबूर किया गया। और जो कपिल मिश्रा, जो इस समय दिल्ली की सरकार में मंत्री हैं, जब उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया और लोगों को इकट्ठा किया, तो इन सारे गिरोह ने मिल करके कपिल मिश्रा के ही ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी और कहा कि ये मुख्य अपराधी है। तो ये जो है, और ये शर्जील इमाम कोई जो दिल्ली का इकोसिस्टम है, जो कि देश भर में फैला हुआ है, जिसको बीजेपी ने कहा है कि अर्बन नक्सल है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, दिल्ली का ये खान मार्केट गैंग है, या पीएम ने कहा ये आंदोलन जीवी है। यही सब लोग हैं जो पिछले 11.5 साल से
लगातार एक नए साजिश में व्यस्त रहते हैं। वो चाहे नागरिकता कानून हो जो दिसंबर 2019 में पास किया लोकसभा ने और राज्यसभा ने, उसके खिलाफ शाहीन बाग में दिसंबर 19 में और जनवरी फरवरी 20 में जिहाद किया गया। शाहीन बाग में ट्रैफिक बंद रखा गया, लाखों लोगों को दैनिक यात्रा में रोज परेशानी होती थी। ये दंगा वहीं से शुरू कराया गया था। उसके बाद जो है 2020 में सितंबर में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो है जिहाद शुरू किया गया, जो साल भर चलता रहा। अंततः केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। और ये इतना ऑर्गेनाइज, इतना संगठित इकोसिस्टम है कि जो जो इंडी अलायंस है, जिसकी मुख्य कर्ता धर्ता कांग्रेस है और समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल है या डीएमके है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, ये इनको पॉलिटिकल कवर फायर देती हैं। और जो जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी है, जिसका पहला नाम जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी था, जेएनयू, वहां से इसको एकेडमिक कवर फायर मिलता है। और जो अंग्रेजी मीडिया है, जैसे वायर एक पोर्टल है, कुछ अंग्रेजी अखबार है, वो उसको मीडिया से कवर फायर देते हैं। और फिर ये लोग जो है पुराने रिटायर्ड जजेस से, ब्यूरोक्रेट से और बड़े वकीलों से एक लेटर लिखवाते हैं और वो लेटर पूरे सोशल मीडिया में सर्कुलेट करता है। फिर वो अखबारों में खबर छपती है, फिर उसके ऊपर टीवी में डिबेट होती है, फिर एजेंसी से खबरें जारी होती हैं और देश भर में माहौल बन जाता है। और ये हमेशा सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा कर देते हैं। वो चाहे देश में इनटॉलरेंस हो, असहिष्णुता हो, या 2015 सितंबर में गाजियाबाद दादरी में अखलाक की हत्या हो, जिसके घर में गाय का मांस मिला था, या फिर अवार्ड वापसी हो, किसी ना किसी बहाने से ये सरकार के खिलाफ ये इनका जिहाद हमेशा जारी रहता है। और ये जो है, और 2019 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गए, तब इनको लगा अरे ये क्या हो गया, हमारा तो पूरा जो है जो हमारा राष्ट्र पार्टी खत्म हो जाएगा। तब इन लोगों ने हिंसा और षड्यंत्र का स्तर को बढ़ाया। और उसके बाद जो है इसकी परिणति दिल्ली के दंगे में हुई। उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक व्यक्ति मारा गया और कुछ पुलिस के लोग मारे गए। और आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किस तरीके से 15 अगस्त को खालिस्तानियों ने लाल किले पे हमला किया था और वहां पे राष्ट्रीय ध्वज को उतार करके खालिस्तानी झंडा फहरा दिया था। और आईटीओ दिल्ली पे एक अपने को किसान कहने वाला सिख नवयुवक जो ट्रैक्टर दौड़ा रहा था, ट्रैक्टर पलट गया, उसमें उसकी मौत हो गई। और एक बड़े पत्रकार ने ट्वीट किया कि वो आदमी दिल्ली पुलिस की फायरिंग में मारा गया। और वो बड़ा पत्रकार जो टीवी चैनल में एंकर है, वो आज भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी अरेस्ट पर स्टे लगा हुआ है। आज लगभग जो है 4 साल हो गए, पूरे 5वां साल चल रहा है। तो ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब अकेले वो ही नहीं था, मृणाल पांडे ने राजदीप सरदेसाई का वो ट्वीट जो है रीट्वीट किया। इसके अलावा कांग्रेस के नेताओं ने किया। हाँ, तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने आजादी के बाद से लेके 2014 तक सत्ता भोगी है और दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बैठ करके भारतीय सभ्यता के बारे में ज्ञान बांटते थे। साल में 2 दर्जन बार विदेशी यात्रा पे जाते थे। करोड़ों रुपया साल में सबको विदेशों से फंडिंग आती थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फॉरेन रेगुलेशन एक्ट को अमेंड करके 18 से 20 हजार करोड़ रुपया केवल क्रिश्चियन मिशनरीज को कन्वर्जन के लिए आता था, हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए, उस पर रोक लगाई है। और तमाम जो थिंक टैंक बने बैठे हुए थे कांग्रेस के नेताओं के पुत्रियां रिश्तेदारों के चल रहे थे, उन सबके ऊपर भी जो है ये जो अच्छा पैसा विदेश से आ रहा था उस पर रोक लगी। तो ये शर्जील इमाम और उमर खालिद का के पिता तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा नेता भी है, जो बाबरी मस्जिद का भी बड़ा नेता रहा है, और जो नवंबर 2019 में अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक सबसे आगे था अयोध्या आंदोलन में। तो ये सब तो ये बड़ा संगठित एक गिरोह है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2015 में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, तो इन लोगों ने पूना के पास जो भीमा कोरेगांव के बवाल को भी इन्होंने भड़काया और वहां पे आग लगाई और दंगा कराया। उसमें भी ये सारे जो वामपंथी थे, बहुत सारे, उसमें कई प्रोफेसर भी थे, गौतम नवलखा थे और लोग जेल गए थे। तो ये और इस्लामी जिहाद और मार्क्सवादी,
ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये अलग अलग नहीं है। और ये पूरे विश्व में है, पूरे यूरोप में के मीडिया पे इनका कब्जा है, अमेरिका के मीडिया पे इनका कब्जा है। अगर आपको याद हो 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल में हमास के फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 1200 यहूदियों की हत्या की थी, उसके बाद जब इजराइल ने हमास के खिलाफ बदले की कार्रवाई शुरू की और उनको मारना शुरू किया, तो पूरे यूरोपियन कैपिटल्स में स्पेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड तमाम देशों में बड़े बड़े जी प्रदर्शन होते थे फिलिस्तीनियों के पक्ष में। तो ये सब और इनका और ये जो हमदानी है, ये उसी क्या नाम है, ममदानी, जोरान ममदानी जो न्यूयॉर्क का मेयर है, ये इसी ग्लोबल जिहादी कम्युनिस्ट नेटवर्क का हिस्सा है। जो जो आपने कहा था रिश्तेदारी, इनकी रिश्तेदारी बहुत गहरी है। ये बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। अमेरिकन अखबारों में भी खूब छपता है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में और एक और अखबारों में, CNN जो उनका न्यूज चैनल है, BBC जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, या आपको लंदन का गार्जियन है, या टाइम्स लंदन है, फाइनेंशियल टाइम्स है। ये सारा एंटी इंडिया प्रचार पिछले 11.5 साल से चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान के पक्ष में खबरें छपवाने में यही जिहादी वामपंथी गिरोह था। तो ये आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इससे बहुत तगड़ा झटका लगा है। और बाकी जो बड़े वकीलों का नाम तो आपने नहीं दिया। जी जरा बाबा जी को जोड़ लेते हैं। बाबा जी, आपसे भी एक बार ये सवाल करूंगा कि जोहरान ममदानी और उमर खालिद का रिश्ता क्या है? इनकी तो कभी आपस में कोई मुलाकात नहीं, रिश्तेदारी नहीं। उमर खालिद का बाप जरूर अपनी इनकी माताजी को लेकर के न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी से मिला। 9 दिसंबर का एक लेटर था 4 पंक्तियों का, जिसमें उसने, जोहरान ममदानी ने उमर खालिद के साथ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की कि हम साथ खड़े हैं, आपके विचारों का समर्थन करते हैं। कौन से विचारों का समर्थन करते हैं? ये आईपीसी की धारा 147, 48, 302, 149, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, आईपीसी की धारा 124A, 153A, देशद्रोह, यूएपीए, इन सब के, इन दंगों, आतंक फैलाने, सामाजिक वैमनस्य फैलाने में ये वो साथ हैं इनके। सर, ये एक नारा लगाया करते हैं, तेरा मेरा क्या रिश्ता, या इलाहा इल्लल्लाह। इससे बड़ा क्या रिश्ता होगा सर? जिनके यहाँ राष्ट्र का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ उम्मत है, कुछ नहीं है। वो किसी ज्योग्राफिकल रेखा को मानते ही नहीं। उनकी तो सिर्फ एक उम्मत है, और उसी उम्मत का पूरी दुनिया में एक फिलॉसफी है, एक, और उसी को उनको पूरी दुनिया में लागू करना है। दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाना है, और उसी काम में शर्जील इमाम लगा है। उसी काम में ये आपका क्या नाम है, ये अभी दूसरा वाला जो है उसका, उमर खालिद, उसी काम में उसका बाप लगा था। जब उमर खालिद पैदा नहीं हुआ था सर, तब इसका बाप सिमी का मेंबर था। तब इसका बाप बाबरी एक्शन, मस्जिद एक्शन कमेटी का बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता था। तो जिस काम में उमर खालिद और उमर खालिद का बाप लगा है सर, उसी काम में तो जोहरान ममदानी और उसका बाप लगा है। आखिर इनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना पहला, और अंत में बम बांध के फट जाना, क्योंकि 72 उरे 24 गिलमा ऊपर इंतजार कर रही हैं, और शराब की नदियां बह रही होंगी, नहरें। जब तक जमीन पे हो तब तक इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए काम करते रहो। तो जोहरान ममदानी जब उमर खालिद के लिए 3 लाइन की चिट्ठी लिख रहा था, तो वो वही दीन की खिदमत कर रहा था जिसके लिए उसके बाप ने उसे पैदा किया।
अच्छा, ये अपने देश के प्रति कितने समर्पित हैं, कितने वफादार हैं, ये उसके उस ट्वीट से समझ में आता है कि जब ट्रंप उसको उठा के ले गया वेनेजुएला के प्रेसिडेंट और उसकी पत्नी को, उसने उसने बोला कि ये किसी देश पे हमला करना, इस तरह घुस के उसके प्रेसिडेंट को उठा लेना, ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, ये गुंडागर्दी है। उसने अपनी सरकार की, अपने प्रेसिडेंट की आलोचना की। तो राहुल गांधी भी यही करता है सर। और वो खुद क्या कर रहा है अगर इंडिया के मामलों में आवाज उठा रहा है, प्रतिबद्धता नहीं, जाहिर कर। वो तो दीन की सेवा कर रहा है सर, उसको तो अलाउड है, उसको तो दीन को फैलाना है। और अगर दारुल हरब जो है भारत, दारुल इस्लाम नहीं बनता है तो जजिया वसूल, वो तो जजिया वसूलवा देगा। वो तो न्यूयॉर्क को आप देख लीजिएगा ना, दारुल इस्लाम बना दे तो आप देख लीजिएगा अभी मस्जिदों और मदरसों के लिए फंडिंग आनी शुरू हो गई है। आप देख लीजिएगा कि विद इन 6 months वहां पे शरिया कानून लागू करो और जो है फ्राइडे की छुट्टी करो, शरिया अदालतें बैठाओ, ये सब मांग उठेगी। लंदन में उठ रही है सर, लंदन में ऑलरेडी शरिया अदालतें काम कर रही हैं। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, अभी भी यूरोप में, अमेरिका में और इन देशों में 1:14 का रेशो है। ज्यादातर देशों में, पूरे टोटल अगर पॉपुलेशन देखेंगे तो 1:14 है। पर अभी भी जहां पर उनकी थोड़ी सी भी जनसंख्या है, उन्होंने अपने हिसाब से जुमे की छुट्टी, शरिया अदालतें लगानी शुरू कर दी हैं 1:14 होने के बावजूद। मतलब तुम 14 गुना हो, इसके बावजूद तुम खुद के असर्ट नहीं कर पा रहे हो। वो अकेले हैं, 14 में 1 हैं। इसके बावजूद जहां पर एक छोटी सी ही वो दारुल इस्लाम की हुकूमत बनाने में, चाहे एक गांव की हो, हमारे यहां केरल में देख लीजिए। तो सर बात यह है, अच्छा एक चीज और, तेरा मेरा क्या रिश्ता वाली आपने जो बात कही, सिखों का मुसलमानों से क्या रिश्ता है सर? आज की घटना है, एक लड़के ने खड़े होके यह सवाल पूछ दिया कि तुम गुरुओं की शहादत भूल गए और ये भूल गए कि गुरुओं को जो इतनी यातनाएं देके मारा था, और गुरुओं के 6 और 9 साल के बच्चों को किसने जमीन में चिनवाया था, तो उसके ऊपर फतवा जारी हो गया और तनख्वाहिया घोषित हो गया और आके बोला एक्सप्लेनेशन दो कि तुम सिखों और मुसलमानों में भेद पैदा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। उस लड़के ने सिर्फ इतना याद दिलाया था कि गुरुओं को किसने टॉर्चर किया और किसने बचाया, कौन गुरुओं के लिए शहीद हुआ। इसको सर उसके ऊपर नोटिस दे दिया है एसजीपीसी ने कि तुम सिखों और मुसलमानों के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। सर ये रिश्ता क्या कहलाता है? मात्र 300 साल हुए हैं सर, 350 साल छोटे साहबजादों के बलिदान को। आज गुरुद्वारों में रोजा इफ्तार हो रही है, नमाजें पढ़वाई जा रही हैं और हिंदुओं को सबसे बड़ा दुश्मन बनाया जा रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिख अपनी जमीन दान दे रहे हैं मस्जिद के लिए पंजाब में। हाँ, अपनी मस्जिद, अपनी जमीनें मस्जिद बनवा रहे हैं, अपने यहाँ न्योते दे दे के बुला रहे हैं भाइयों को, पंजाब बचाओ, भैया भगाओ पंजाब बचाओ, और मुसलमानों को बुला बुला के वोटर बनवाए जा रहे हैं, आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है जी? भट्ट साहब आज प्रधानमंत्री से मिले हैं योगी आदित्यनाथ, और बाद में शाह से भी मुलाकात हुई है उनकी। मीडिया तो हमेशा की तरह अपने अलग ही राग अलापता है जब भी योगी आदित्यनाथ दिल्ली आते हैं और प्रधानमंत्री से मिलते हैं। वहां तो कहा जा रहा है कि वो चूंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इसलिए ये इसके आगे कुछ सोच नहीं पाते हैं। योगी जी क्यों मिले हैं? क्योंकि मोदी जी के साथ भी लंबी मीटिंग चली है उनकी, और अमित शाह के साथ भी काफी लंबी मीटिंग चली है।
देखिए, प्रधानमंत्री की एक बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा कहते हैं जब यूपी में आते हैं कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। तो प्राइम मिनिस्टर रेलवे इंजन की बात नहीं कर रहे होते। जब प्राइम मिनिस्टर किसी बीजेपी रूल्ड स्टेट में जाते हैं, जब वो कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, तो इस बात को जितनी प्रमुखता से वो यूपी में कहते हैं, किसी अन्य राज्य में नहीं कहते। इसका अर्थ केवल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ये बता रहे हैं जनता को कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बराबर के भागीदार हैं। खाली मैं नहीं चला रहा हूं, केंद्र में मैं हूं और यूपी में योगी आदित्यनाथ है। हम डबल इंजन की सरकार है। यानी क्या कभी आपने नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के मुंह से सुना है कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है? यूपी में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, और 1947 से लेके 1967 तक लगातार कांग्रेस की सरकार रही है। 1 साल का ब्रेक हो गया, फिर लगातार रही 8 साल जो है 77 तक, फिर 80 से 89 तक लगातार रही। तो क्या कभी आपने सुना है राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू को बोलते हुए कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है? तो ये होती है विनम्रता, ये होती है ह्यूमिलिटी, ये होती है भागीदारी, ये होती है पार्टनरशिप। पहली बात तो ये। और इसीलिए बार बार अखिलेश यादव को ये कहना पड़ता है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। ये बात वो 2 साल से, ये बात वो कई साल से कह रहे हैं। तो वो केवल मीडिया को एक चटपटा जो है मसाले वाली खबर बनाने को प्रेरित कर रहे होते हैं कि जरा देखो योगी और मोदी के बीच में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, क्या उठापटक हो रही है। और यूपी डबल इंजन की सरकार का बहुत बड़ा लाभार्थी है। मायावती 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री रही, अखिलेश यादव 12 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे। 10 साल में नोएडा के प्रोजेक्ट में एक ईंट नहीं रखवा पाए। लेकिन योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद और पीएम मोदी के बनने के बाद वो एयरपोर्ट बन के तैयार हो चुका है। अब केवल प्राइम मिनिस्टर से हरी झंडी का इंतजार है कि आप कब समय दे रहे हैं इसका उद्घाटन किया जाए। दिल्ली से मेरठ का जो आरआरटीएस है, रैपिड रीजनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। मेरठ के लोगों से पूछिए उनके लिए क्या महत्व है इसका, क्या किया इसके ऊपर अखिलेश यादव ने। यूपी में केवल लखनऊ में मेट्रो बन पाई है, वो भी जब राजनाथ सिंह लखनऊ से एमपी हुए थे, और बिना केंद्र सरकार के दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डीपीआर बनाए और बिना डीएमआरसी के अप्रूवल के किसी भी शहर में मेट्रो बन ही नहीं सकती है। ये एज पर लॉ आज की स्थिति है। लेकिन अखिलेश यादव ये दावा करते रहे कि साहब मैंने बनवाई है। तो यूपी सबसे बड़ा लाभार्थी है। ये गंगा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है मेरठ से प्रयागराज का, ये ऐसे ही बन गया है। ये बांदा से जो आगरा एक्सप्रेस वे तक जो बांदा एक्सप्रेस वे बना है 250 किलोमीटर लंबा, ये ऐसे ही बन गया है। लखनऊ से बलिया तक का जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो योगी जी के समय बना, ऐसे ही बन गया है। और इस समय जो है 2 दर्जन एक्सप्रेस वे यूपी में बन रहे हैं। तो यूपी में और बीजेपी को मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है तो लगातार जो जनता में आकांक्षा नरेंद्र मोदी ने जगाई है, जो उन्होंने कहा है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो उन्होंने छाटे हैं पूरे देश में 100, तो जनता में जो आकांक्षा जगी है, जो एस्पिरेशन जगा है, आज जो है पिछले 8 सालों में 16-17 हजार मेगावाट नई पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी क्रिएट हुई है। ये जनता की आकांक्षा पूरी करने के लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो राजनीतिक सरकार और संगठन के बीच में सामंजस्य भी जरूरी है। इसके लिए मंत्रिमंडल में, संगठन में सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन भी बहुत जरूरी है। और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में, इतने बड़े देश में जिसकी 12 राज्यों में सरकारें हैं, उसमें रोज नए मुद्दे पैदा होते हैं, तमाम नए कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होते हैं, अंतर्विरोध पैदा होते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व का काम ही है उन सारे ऐसे जो मुद्दे हैं उनका समाधान और समन्वय ढूंढना। इसी काम के लिए मोदी जो है आज योगी जी थे दिल्ली में, और किस लिए थे। और यूपी में पिछले दिसंबर में आपने देखा कितनी उठापटक रही है। नया प्रदेश का अध्यक्ष आया, भूपेंद्र चौधरी गए, पंकज चौधरी आए। उसके बाद योगी जी ने बयान दिया कि 4 करोड़ वोटरों के नाम काट दिए गए हैं, इसमें 85% लोग जो बीजेपी के सपोर्टर हैं। अखिलेश जी जो है भागड़ा करने लगे, ताली पीटने लगे। वाह! अब जो नवंबर में एसआईआर के खिलाफ खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये दलित पिछड़े मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र है उनको मताधिकार के अधिकार से वंचित करने का,
वो एकाएक SIR के समर्थन में खड़े हो गए और बोले अब तो हमारी सरकार आ रही है। तो यूपी में और यूपी में लगातार योगी अमित शाह के बीच में क्या चल रहा है, योगी और मोदी के बीच में क्या चल रहा है, हमेशा अटकलों का बाजार गर्म रहता है। तो योगी जी के आज इतनी लंबी बैठक के बाद प्राइम मिनिस्टर से, अमित शाह से और नए जो कार्यकारी अध्यक्ष है नितिन नवीन से मिलने के बाद, और JP नड्डा से भी मिले हैं वो, तो अब कम से कम ये जो आधारहीन अटकलबाजियों का बाजार सदैव गर्म रखा जाता है, उसको अब विराम मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात हुई है। और मंत्रिमंडल का विस्तार इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जो है प्राइम मिनिस्टर से 1 घंटे की बात में डिस्कस करेंगे। मैं तो कह सकता हूं कि शायद 1 घंटे की वार्ता में दोनों ने इस मुद्दे के ऊपर 1.5 मिनट भी बात नहीं की होगी। तो ये एक बहुत सकारात्मक संदेश इससे जनरेट हुआ है। और तमाम जो अटकलबाजियां थी और तमाम किस्म की जो एक अस्थिरता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, और ये कहानियां गढ़ी जा रही थी कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में पटरी नहीं खाती है, और पंकज चौधरी को इसलिए भेजा गया है कि वो योगी आदित्यनाथ से ऐसा करेंगे। तो ये जितनी अनाप शनाप बातें हैं, इन सारी बातों का आज जो है ये सारी बातें अब खत्म हो जाएंगी। और आज ही के दिन पंकज चौधरी गोरखपुर पहुंचे हैं, उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ है। और वो जो है दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा पोर्ट्रेट लिए हुए थे, दिखा रहे थे। तो चलो इसी बहाने जो ब्राह्मणों को लेकर के जो इतना दुष्प्रचार हुआ है कि बीजेपी में बड़ी बगावत की स्थिति है और ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो रही है, तो ब्राह्मण विधायक नाराज हैं और पंकज चौधरी ने उनको चेतावनी जारी कर दी है, उससे जो है और जो है और नाराजगी बढ़ गई है। तो ये सब जो सब चंडू खाने की बातें थी, आज उनको इससे विराम लग गया। और मेरा मानना है कि इस तरह की मीटिंग अगर साल में 2-3 हो जाया करें तो ये अटकलबाजियां हो ही ना। और अब जो है अगले अप्रैल में पंचायत चुनाव है, अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव है। तो अगर नॉर्थ इंडिया के देश के सबसे बड़े स्टेट का मुख्यमंत्री अगर प्राइम मिनिस्टर से मिल रहा है, तो इसमें ये तो बहुत सामान्य बात मानी जानी चाहिए और दोनों को मिलना ही चाहिए। जी बाबा जी, 2027 में है उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी दूर है, मतलब इतना पास नहीं है कि उसको लेकर के इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा चिंतित हुआ जाए। लेकिन इस बीच 2026 की चुनौतियां हैं। 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें पश्चिम बंगाल भी है, जिनमें केरल भी है, असम भी है, तमिलनाडु है, पुडुचेरी है। चलिए, तमिलनाडु और पुडुचेरी में तो मैं उतना नहीं मानता, पर बाकी जगहों पर तो योगी आदित्यनाथ को सुनने वाले, चाहने वाले, उनकी डिमांड करने वाले हैं। और तमिलनाडु में भी उनकी डिमांड होगी निश्चित रूप से। तो ये मुलाकात का एक मतलब ये भी है कि जितने प्रोजेक्ट इस समय पूरे हो रहे हैं, जैसा कि आमतौर पर प्रधानमंत्री करते हैं कि जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें 6 महीने 8 महीने पहले से वो परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का काम शुरू करते हैं, जिनके बारे में विस्तार से अभी भट्ट साहब ने बताया है। लेकिन उससे पहले 2026 की चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा झटका लगने के बाद जो 6 राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, जबरदस्त वापसी की है। बंगाल एक ऐसा किला है जो एक सपना रहा है बीजेपी का कि वो हमारे पास आए, रहे, और वहां केवल राजनीतिक कारणों से नहीं, सांस्कृतिक कारणों से भी बीजेपी चाहती है कि एक राष्ट्रवादी सरकार वहां बन जाए, ताकि जो विदेशी साजिशें हैं उनको खत्म किया जा सके। तो कहीं ना कहीं 2026 की जो चुनौतियां हैं वो भी ध्यान में होंगी जब योगी जी को दिल्ली बुलाया गया। आप म्यूट हैं जी। तो निश्चित रूप से पहले तो 2026 में स्पेशली ये जो 2 स्टेट्स हैं,
पश्चिमी बंगाल और असम, क्योंकि तमिलनाडु और पुदुचेरी तो मान लीजिए अभी, तमिलनाडु में भी हालांकि लड़ाई तो होगी, बीजेपी वहां वॉकओवर थोड़ी ना देने जा रही है बीजेपी। और अभी अगर कायदे से अगर वहां पे अगर कोई एक अच्छा गठबंधन बन गया तो बीजेपी फाइट में रहेगा वो गठबंधन, क्योंकि तमिलनाडु का जो नेचर रहा है वो भी हर 5 साल पे रोटी पलट के सेकने वाले लोग हैं, और 5 साल बाद जो विपक्ष में जिसको बैठा के रखा होता है उसको देते हैं तो पूर्ण बहुमत देते हैं। हालांकि अब अन्ना वो जयललिता वाली पार्टी जो है उसका वो उतना बढ़िया संगठन नहीं रह गया है, उनके जाने के बाद उनका जो बिखर गया था। हालांकि चलिए बीजेपी उस पर भी काम करेगी, पर पश्चिमी बंगाल में तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पर सर मैं ये समझता हूँ कि मोदी जी जो इस तरह बुला के बीच बीच में स्टेट लीडर्स से मिलते हैं, मुझे लगता है कि वो लेते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट कि भैया 2027 में चुनाव में जाओगे तो किन योजनाओं पे क्या काम हो रहा है, कहाँ पे क्या प्रोग्रेस है। वो आई थिंक मेरा ये मानना है कि वो उनसे उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते होंगे, और अगले 1 साल के लिए मोदी जी ने पक्का उनको बुला के टारगेट्स दिए होंगे कि इन इन क्षेत्रों में आप काम कीजिए, क्योंकि 27 में आपको एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ना है, जिससे कि 29 में भी भाई मोदी जी भी 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी फाइट कर रहे होंगे, योगी जी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी फाइट कर रहे होंगे 2027 में। और सर बात यह है कि थोड़ा सा भ्रम तो फैला था 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, थोड़ी सी हताशा कैडर में भी, वोटर में भी, कार्यकर्ताओं में भी है, और उस हताशा को दूर करने का एकमात्र हथियार, एकमात्र उपाय जो संगठन के पास है वो योगी जी हैं। योगी जी, और निश्चित रूप से ये जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष और नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, और समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी तो पूरा भ्रम फैलाने की कोशिश कर ही रहे हैं कि ठाकुर भी नाराज हैं, पंडित जी लोग भी नाराज हैं, कुर्मी भी नाराज हैं, फलाने भी नाराज हैं, ढकाने भी नाराज हैं। पर ज्यादातर बात यह है कि पब्लिक इतनी बेवकूफ रह नहीं गई है, पब्लिक को अपना अच्छा बुरा सब समझ में आता है। और मैं तो ये मानता हूं कि आप होने दीजिए चुनाव, 2022 से बुरा रिजल्ट आएगा अखिलेश के लिए। अखिलेश के तो भाग्य से चीका टूट गया लोकसभा में, और वो भाऊ कहते होते हैं ना कि सड़क पे रुपयों से भरा बैग मिल जाए तो उसको ये मत मान लीजिए कि आप अमीर हो गए हैं, थोड़े दिन में आप बाद वो पैसा आप संभाल ही नहीं पाएंगे और गरीब हो जाएंगे। तो सर ये 2024 में बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था, और 2022 में कुछ परिस्थितियां अलग थी, आप देख लीजिएगा 2027 में यूपी में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा। अब एकदम मैं आज बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र वाला रिजल्ट, हरियाणा वाला नहीं। आपको याद होगा सर, जब हम बिहार की बात किया करते थे तो मैंने आपसे, आप ही से के साथ पहला वीडियो किया था, मैंने कहा सर आपने हेडलाइन लगाई थी, वो मुझे आज भी टाइटल याद है थंबनेल का, कि बिहार में महाराष्ट्र रिपीट होने जा रहा है। सर आज आप बेशक टाइटल लगा दीजिए, 2027 में यूपी में महाराष्ट्र रिपीट होने जा रहा है। और भट्ट साहब आखिर में मैं कसली है। देखिए मैं बात जोड़ना चाहूंगा, यूपी में पिछले 40 सालों से जो जाति आधारित जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चल रही है समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की, उस जाति के का ने जो समाज में जो गहरी जो फॉल्ट लाइन पैदा की है, जो समाज में स्थायी तनाव के बिंदु पैदा किए हैं, उससे बीजेपी लड़ रही है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए सारी जातियों को समाज की हर योजना का लाभ पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है, ताकि लोग जो है नीति विजन के आधार पर पार्टी से जुड़े, न कि जाति के साथ। तो बीजेपी ने जो एक नया जो सामाजिक समीकरण का ताना बाना तैयार किया है, जिसमें सवर्ण भी हैं, पिछड़े वर्ग के भी हैं, दलित भी हैं, और ये एक गुलदस्ता है। और बीजेपी 250 सीटें 300 सीटें बिना एक गुलदस्ता बनाए, बिना सारी जातियों का वोट पाए इतनी सीटें जीत ही नहीं सकती। इसमें जो जून 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो दरार आई है, और उसके बाद जो बीजेपी में
जो भिन्न वर्गों के बीच में जो असंतोष का भाव आया है कि साहब कुर्मियों ने वोट नहीं दिया, ब्राह्मण नाराज हैं, ठाकुर नाराज हैं, तो एक इतने कठिन सामाजिक समीकरण को बनाए रखना और इससे चुनाव जीतने लायक सीटें जीतते रहना, लगातार इस संगठन को मजबूत बनाए रखना, ये अपने आप में बहुत कठिन चुनौती है। लगातार इसके लिए काम करना पड़ेगा आपको, दिल्ली लखनऊ को मिल करके। तो ये तो और इसमें तमाम रोज नए गतिरोध पैदा होते हैं, तमाम नए मुद्दे पैदा होते हैं। इसीलिए जो है लंबी बैठक हुई है मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर की। तो ये जो है और ये ऐसा काम नहीं है कि आप केवल चुनाव जीतने के लिए सब कर रहे हैं, ये आपको लगातार करते ही रहना है। जी आखिर में मैं दोनों से एक एक टिप्पणी चाहता हूं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, इनमें दो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल। अभिषेक मनु सिंघवी ये राज्यसभा के मेंबर लंबे समय तक बने हुए हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेता हैं जो उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद कर रहे थे। वो सारी धाराएं मैंने आज कार्यक्रम के शुरू में दर्शकों को बताई है, जानबूझ करके बताई है कि दर्शकों को पता हो कि इन पर कितने संगीन आरोप लगे हुए हैं। आतंकी वो, दंगाई वो, समाज और देश में विद्वेष पैदा करने वाले वो, देश को तोड़ने और सरकार को चलता करने की साजिश रचने वाले वो, और फिर भी कांग्रेस के 3 बड़े नेता सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के उनका बचाव करते हैं। जी भट्ट साहब। देखिए, ये इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है। जो दिल्ली में इंडिपेंडेंस के बाद जो नेहरूवियन जिहादी मार्क्सवादी जो गठजोड़ का जो राज रहा है वो अभी बहुत मजबूत है। आप याद करिए, नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या के मसले का, राम जन्मभूमि का फैसला आया था, तो बाबरी मस्जिद के पक्ष की ओर से क्या कोई मुस्लिम वकील था? क्या एक नाम आप बता सकते हैं? आपको एक नाम याद नहीं आएगा। सारे बड़े वकील हिंदू थे बाबरी मस्जिद की ओर से। उसमें राजीव धवन सबसे बड़ा नाम था। सर सिर्फ हिंदू नहीं थे, कांग्रेसी थे। सर हिंदू मत बोलिए, चलिए, सारे कांग्रेसी थे। अरे मतलब अपने मजहब से उसमें एक भी मुसलमान नहीं था। तो ये वही इकोसिस्टम है, पंचमक्कारों वाला, मुल्ला, मैकाले, मार्क्सवादी, मीडिया और मिशनरी। तो ये अभी और जो कश्मीर फिल्म का जो डायलॉग है कि सरकार उनकी, ये सिस्टम हमारा है, तो ये अभी ये सारे जो नाम आपने लिए, ये वही लोग हैं जो अभी भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि सिस्टम हमारा है। तो आज उनको जो है झटका लगा है जब 2 लोगों की जमानत नहीं हुई, उमर खालिद और शर्जील इमाम की। जी बाबा जी। सर फिर ये कहेंगे वोट चोरी हो गई। भाई आप सरेआम हिंदू, एंटी हिंदू स्टैंस लेते दिखाई देते हैं। AK एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कहा था कि कांग्रेस के ऊपर एंटी हिंदू होने का ठप्पा लग गया है। एक बार राहुल गांधी ने सॉफ्ट हिंदुत्व वाला वो कोट के ऊपर जनेऊ और धोती पहन के टांग चौड़ी करके चल के थोड़ा सा तिलक त्रिपुंड लगाने की कोशिश की, पर वो तुरंत वापस उसको समझ में आ गया कि नहीं यार, अपने से ये होगा नहीं। अपन तो वो जो पुरानी लाइन लेके चल रहे हैं ना कि मुस्लिम तुष्टीकरण करो, हिंदू का तो जो बाय डिफॉल्ट जितना वोट मिलना है मिल ही जाएगा। फिर बात ये नहीं कि वो जो अपना जो हिंदू वोट बैंक का बेस है बीजेपी लगातार बढ़ाती जा रही है और धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी 50% वोट शेयर को अचीव करने के दिशा में लगातार बढ़ रही है। सर सारे सेटबैक्स के बाद जितने भी चुनाव बीजेपी हारी है, बीजेपी ने अपना वोट बैंक मोर और लेस, एक आध अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो मोर और लेस उसने मेंटेन किया है। अगर कहीं फंबल करती भी है तो तुरंत कोर्स करेक्शन करके उसको रिकवर कर लेती है लॉस्ट ग्राउंड को। पर कांग्रेस सब कुछ करने के बाद भी अंत में उसको एक ही
ट्राइड एंड टेस्टेड उसका फॉर्मूला है मुस्लिम तुष्टीकरण का, उस पे वो वापस लौट आती है। वो जैसे जहाज का पंछी होता है ना, उस बेचारे के पास कोई और जगह नहीं होती। सर, शर्जील इमाम और उमर खालिद और इन देशद्रोहियों की जमानत करा के या उनके लिए मुकदमे लड़के बृहद हिंदू समाज, जो कि 80% से भी ज्यादा है, मैं तो ये मानता हूं 82, 83, 84% है, उसको क्या मैसेज देते हैं आप? कि आप कांग्रेस पार्टी जी जान से तमाम, अच्छा, बाबरी मस्जिद में, राम मंदिर के खिलाफ, राम सेतु के खिलाफ, क्या नाम, काशी विश्वनाथ मंदिर, हर मामले में आप हिंदुओं के खिलाफ मुकदमा लड़ते नजर आते हो हैं? आप रामायण को काल्पनिक मानते हो, राम को काल्पनिक पात्र मानते हो, फिर कहते हो वोट चोरी हो गया। फिर एक सिंपल से छोटी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही। अरे यार, अपना लड़ेंगे मुकदमा, जमानत होगी नहीं, हमसे क्या मतलब? कांग्रेस क्यों इन देशद्रोहियों का, दंगाइयों का की जमानत करा के अपने हाथ गंदे करती, समझ में नहीं आता। सर, पता है क्यों? क्योंकि सर, कांग्रेस के जो हैंडलर्स है ना, जो कांग्रेस के आका हैं, वो बाहर बैठे हैं। उन्होंने कहा यार, तुम चुनाव के चक्कर में छोड़ो, उसकी टेंशन मत लो, हम हैं ना बैठे, चुनाव हारो चाहे जीतो। सर, आज राहुल गांधी की सबसे बड़ी पॉलिसी क्या है कि नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो चुनाव में हार जीत से ऊपर उठ चुका हूं। संत हैं वो बहुत बड़े, उनको चुनावी हार जीत से कोई मतलब ही नहीं है। सर, जब तक हैंडलर वहां बैठ के, सर होता है ना, कई बार बाप जो है अपने दिल्ली में पढ़ रहे लड़के से बोल देता है, अरे तू मौज कर, तेरा बाप अभी जिंदा है, पढ़ लिख मत, अरे हमने तो अपना बेटा ऐश करने के लिए ही छोड़ रखा है दिल्ली में। सर, वही बात है, उन जो वो डीप स्टेट वाले हैंडलर्स है ना, उन्होंने अपना लौंडा दिल्ली में छोड़ रखा, तू ऐश कर यार, चुनाव हार जीत तेरे को मतलब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका भी और वीरेंद्र नाथ भट्ट आपका भी, और दर्शकों का भी जो इतनी संख्या में लाइव देख रहे थे। एक निवेदन आखिर में कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।